नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका बेहद स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए तैयार हो जाइए बिल्कुल नए अंदाज में। रामपुर में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के करीबी पूर्व सीओ आले हसन की अवैध जमीन पर हो रहे निर्माण पर बुलडोजर चला। आले हसन आजम के सारे गुनाहों का साझेदार था और उस दौरान वो सीओ था। 2 बुलडोजर भी अवैध कब्जे को नहीं हटा सके। बुधवार को बड़ी मशीनों के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली सिविल लाइंस में 500 वर्ग मीटर के अवैध प्लाट पर नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। पूर्व सीओ आले हसन पर करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आले हसन ने आरडीए के नोटिस का जवाब नहीं दिया था। आरडीए से जो नोटिस जारी है वसीम और जावेद हसन के नाम से जारी हुआ है। उनके नाम 500 वर्ग मीटर का लगभग जो प्लाट है उस पर निर्माण कर रहे थे और वो निर्माण जो है नियमों के विरुद्ध था। सेटबैक में उसमें समस्या थी और इस कारण से उसको तोड़ने का आदेश दिया गया था। ये प्लॉट आले हसन के बेटे वसीम और जावेद के नाम पर है। यूपी सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई है। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दरअसल सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है। सभी के साथ ये बात हुई कि भाई जो भी हमारा लक्ष्य है सुधार का, तो सब लोग मन वचन व कर्म से सुधार की तरफ लगेंगे और पूरी ताकत के साथ सुधार की प्रक्रिया को तेज करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि जो अगर कहीं पर व्यवस्था डिरेल होती है तो मजबूरी में तमाम विकल्पों पर विचार किया जाता है। निजीकरण के विरोध में यूपी के कई शहरों में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा था। इसके चलते कई शहरों में बत्ती भी गुल रही थी। सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट ठप होने से कई इलाकों में बिजली संकट गहरा गया था। बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में राज्य भर के बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर से लेकर गांव तक हाहाकार मचा है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। प्रयागराज में बिजली की सप्लाई न होने से पेयजल की किल्लत भी शुरू हो गई है। वाराणसी में एमडी कार्यालय में आंदोलित कर्मचारियों ने आवाज बुलंद की। बिजली व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए डीएम और कमिश्नर भी कंट्रोल रूम में बैठकर निगरानी कर रहे हैं। हम समझते थे कि इस 34 दिन में सरकार जागेगी और हमसे बात करके इस निजीकरण में आने वाली व्यवस्था को समाप्त करेगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। सोनभद्र में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। धरना देकर निजीकरण के खिलाफ अपना विरोध जताया। नोएडा के सेक्टर 16 कार्यालय में बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया और मांगे पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी। उधर कानपुर में कैस्को मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में जमा हुए कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्य बहिष्कार के दौरान अगर किसी इमरजेंसी सेवा की बिजली बाधित होती है तो बिजली कर्मचारी उसको सही करेंगे। बिजली कर्मियों के प्रदर्शन के चलते सोमवार को कई जिलों में 5 से 6 घंटे तक बिजली गुल रही। राहुल गांधी ने पंजाब और हरियाणा में किसान बचाओ यात्रा निकाली। पटियाला के नूरपुर में उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाया। जब उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया तो टकराव की स्थिति बन गई। इसके बाद राहुल खुद ट्रैक्टर चलाकर पंजाब से हरियाणा बॉर्डर पहुंचे। राहुल ने किसानों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। हरियाणा, पंजाब, हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम, इनको ये नहीं मालूम कि ये किसान दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये मर जाएगा मगर अपने हक के लिए लड़ जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल किसानों पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 की एक टीम ने जब एक खबर कवर की थी कि दिल्ली में एक ट्रैक्टर को जलाया गया था, तब पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि कांग्रेस के वर्कर ने जलाया है। इसलिए मैं कह रही हूँ, कांग्रेस यात्रा अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निकालें तो इसमें आपको अचंभा क्यों है? कांग्रेस इसलिए व्याकुल है क्योंकि बिचौलियों का कारोबार बंद होता दिख रहा है उनको। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रैक्टर जलाकर प्रदर्शन करने का जवाब बीजेपी किसान मोर्चा ने अनोखे अंदाज में दिया। आगरा के तालघर मैदान में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसानों का सैलाब उमड़ा। पूरा मैदान ट्रैक्टरों से भरा दिखाई दिया। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर की अगुवाई में पहुंचे किसानों ने कृषि बिल का समर्थन किया। रैली में सांसद एसपी सिंह बघेल के साथ जिले के सभी विधायक भी मौजूद रहे। कि देश के किसान की जो आय बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए जो क्रांतिकारी परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जो जन जन के नेता हैं, किसानों के हितैषी हैं, उन्होंने जो ऐतिहासिक बिल दिया है, नरेंद्र तोमर साहब ने जो कृषि मंत्री जी ने बिल दिया है, उसके लिए किसान आभार प्रकट करने आया है।
वहीं तालघर मैदान में हो रही बीजेपी किसान मोर्चा की रैली में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कई किसानों ने मिलकर गिरे हुए ट्रैक्टर को सीधा किया। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर लीक कर फर्जीवाड़ा करने के आरोपी बीजेपी नेता चंद्रमा सिंह यादव को आखिरकार एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। चंद्रमा सिंह यादव अपने कॉलेज में बनाए गए परीक्षा सेंटर से पेपर मुहैया कराता था। आरोपी करीब 5 महीने के बाद एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। एसटीएफ ने इसे सिविल लाइंस इलाके के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेता के पास से मोबाइल, आधार कार्ड के साथ कैश भी बरामद हुआ है। चंद्रमा यादव शहर के ही धूमनगंज के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पंचम लाल आश्रम इंटर कॉलेज का संचालक भी है। हैरानी की बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े से पहले चंद्रमा सिंह यादव टीईटी भर्ती में गड़बड़ी के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। जून के पहले ही वो जेल से छूटकर आया था। प्रतापगढ़ के एक अभ्यर्थी राहुल सिंह ने सोराव थाने में 5 जून को एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि चंद्रमा यादव अपने रसूख का इस्तेमाल कर पहले अपने कॉलेज को कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं का सेंटर बनवाता था। हाथरस केस में न्यूज 18 ने सबसे बड़ा खुलासा किया। ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। पीड़ित लड़की के भाई और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी और दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत भी होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत कई घंटों तक होती थी। न्यूज 18 के पास वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक आरोपी संदीप और पीड़ित के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। ये नंबर पीड़ित के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि न्यूज 18 के लाइव प्रोग्राम में पीड़ित के भाई ने ये माना कि वो उसका ही नंबर है। ये दोनों नंबर पहचानने की कोशिश करिए आप। ये नंबर किसका है? 98 ये हमारा नंबर है। ये आपका नंबर है? आपने स्वीकार किया? दिखाइए। नहीं वो ठीक है बस ये देखिए। क्या आपने स्वीकार किया ये आपका नंबर है? नहीं ये वाला ये नंबर तो आपका है ना जी। ये तो अभी आपने कहा ये आपका नंबर है। हाथरस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद असाधारण और चौंकाने वाला बताया। शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से गवाहों की सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। अदालत ने साथ ही ये जानकारी भी मांगी कि क्या पीड़िता के परिजन वकील की सेवा लेने में सक्षम है या नहीं। इसके साथ ही अदालत इस मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। यूपी सरकार ने अदालत में कहा कि पूरे केस में सरकार को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं जो निष्पक्ष जाँच में रुकावट बन सकते हैं। ऐसे में मामले की जाँच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। सीजीआई एसए बोबड़े ने कहा, परिवार और गवाहों की सुरक्षा कैसे होगी, इस पर यूपी सरकार हलफनामा दायर करे। परिवार के पास उनकी सहायता करने के लिए एक वकील है या नहीं और हाईकोर्ट की कार्यवाही का दायरा क्या होगा ये भी बताएं। तो आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि सीबीआई या एसआईटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के लिए उचित आदेश पारित किए जाए और मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अधिकारी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस की सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मामले की सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। याचिकाकर्ता के वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा, मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे। जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि निष्पक्ष जांच में रुकावट के हालात पैदा किए जा रहे हैं। इंदिरा जयसिंह ने मांग की कि केस दिल्ली ट्रांसफर हो और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। तुषार मेहता ने अपील की, पीड़ित परिवार को यूपी सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि मामला भयावह है, हम सुनवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केस शॉकिंग है। यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को ध्यान दिलाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार से मुआवजा बढ़ाने को लेकर बातचीत दूसरे लोगों ने भी की है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि यूपी सरकार को 3 मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करना होगा, गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है। यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। इसके जरिए इस दुखद घटना की जानकारी सामने आ सके, फिर चाहे वो सीबीआई जांच हो। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी निगरानी में सीबीआई जांच करा सकता है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न सिर्फ आपराधिक वारदात की जांच सीबीआई करे, बल्कि सरकार के खिलाफ जो साजिश रची गई है उस मामले में भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए।
हाथरस कांड की आड़ में पीएफआई और दूसरे संगठनों द्वारा जातीय दंगे कराने और यूपी सरकार को बदनाम करने के बीजेपी सरकार के दावे पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार साजिश का नाम दे रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस साजिश का नाम दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर जातीय हिंसा कराने की साजिश थी तो यूपी सरकार की पुलिस और खुफिया विभाग क्या सो रहे थे। कि हाथरस की घटना, इसमें पीएफआई या अन्य संगठनों ने फंडिंग देके जातीय युद्ध कराना चाह रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। क्या तब उत्तर प्रदेश सरकार सो रही थी? बीजेपी का दावा है कि मथुरा में 4 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी इस बात की पुष्टि करती है कि जांच एजेंसियों ने सही दिशा में काम किया है और विपक्ष की साजिश बेनकाब हुई है। हाथरस कांड पर विपक्ष के विरोध पर मुख्यमंत्री ने खुलकर प्रहार किए। योगी ने साफ कहा कि विपक्षी दलों के पास दुष्प्रचार करने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष लगातार ऐसी बातें कर रहा है जिससे समाज का बंटवारा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो। ये शुभ लक्षण नहीं है। विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। योगी ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सोच विकास को रोकती है। हमें विपक्ष की इस सोच का पर्दाफाश कर जनता को बताना चाहिए कि ये विकास विरोधी हैं। विपक्ष की साजिश का पर्दाफाश करना ही होगा। ये नकारात्मक सोच डेवलपमेंट को रोकती है और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें विपक्ष के इस नकारात्मक सोच को पर्दाफाश करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। हाथरस में सवर्ण समाज की तरफ से फिर से पंचायत की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। पंचायत में कहा गया कि वो निष्पक्ष जांच और न्याय चाहते हैं। जो वास्तव में दोषी हैं, सजा उन्हें मिले। पंचायत में कहा गया कि कुछ सियासी दल राजनीतिक फायदे के लिए दोषियों को छुड़वा रहे हैं और निर्दोषों को फंसा रहे हैं। पंचायत की तरफ से राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए गाँव और जिले का नाम बदनाम न करें। ये कहता है कि ये हुआ तो हुआ क्या है, मुझे नेता लोग करवा रहे हैं, इस हाथरस जिले को बदनाम करवा रहे हैं। 2 दिन पहले भी सवर्ण समाज की पंचायत हुई थी, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों को निर्दोष बताकर उन्हें फंसाए जाने की बात कही गई थी। गांव के लोग आज इकट्ठा होकर के ये कह रहे हैं कि अब उन्हें ये सियासत नहीं चाहिए। जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, जो निर्दोष है उनको छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए, लेकिन हाथरस के इस बुलगड़ी गाँव से सियासत खत्म होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के आज 2-3 गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं और एक राय से एक ही बात में यही कह रहे हैं कि ठीक है, जो पीड़िता के साथ हुआ वो गलत है, लेकिन जो दोषी हैं सिर्फ उनके साथ ही गलत होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष उनको छोड़ा जाना चाहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री रामदास अठावले हाथरस पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अठावले ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है और यूपी सरकार पहले ही पीड़ित परिवार को 25 लाख की सहायता राशि और बेटे को सरकारी नौकरी देने की बात कह चुकी है। तो जो आरोपी है, तो आरोपियों को मतलब जो आरोपी है वो पकड़े गए हैं और उनको टारगेट करने का विषय नहीं है। कोई ठाकुर समाज, हमारा समाज है, ठाकुर समाज को टारगेट की बात नहीं है। उन्होंने सवर्ण समाज के आरोप ठाकुर समाज से निर्दोष लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बोला था कि मैं आज इधर जा रहा हूँ, तो यहाँ की जो परिस्थिति है मैं उनको बताऊँगा और यहाँ खाली एक मांग है कि भाई डीएम के ऊपर थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसके संबंध में जरूर मैं सीएम से बात करूँगा, लेकिन अभी पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले ली है। अठावले बोले, पीड़ित परिवार ने डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर वो सीएम योगी से बात करेंगे। हाथरस में अभी एक मामला शांत भी नहीं हुआ कि जिले की एक और मासूम बच्ची के साथ अलीगढ़ में दरिंदगी की घटना सामने आई है। बच्ची के परिजनों ने हाथरस में शव रखकर सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार ने ग्लास पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मांगे पूरी न होने तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उधर मामले को तूल पकड़ता देख अलीगढ़ एसएसपी ने इंस्पेक्टर इगलास को निलंबित कर दिया। प्रशासन ने बच्ची के परिजनों को 5 लाख की सहायता राशि दी और समझा बुझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। शिक्षकों के खिलाफ आक्रोश था, उन्होंने समय पे कार्रवाई नहीं की, उसके बारे में उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और जो 5 लाख रुपए
सहायता। 10 दिन पहले हाथरस से अलीगढ़ में अपने रिश्तेदार के घर गई बच्ची का अलीगढ़ में रेप हुआ था। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अलीगढ़ पुलिस की ढिलाई से परिजनों में काफी गुस्सा था। और खबर 1 मिनट में यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ, बने रहिए। वेलकम बैक। खबर 1 मिनट में देखते हैं कुछ और खबरों को भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक और बड़ी उड़ान हुई है। आरआईएल की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,512 करोड़ रुपए का निवेश का फैसला किया है। यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल की 1.2% की हिस्सेदारी खरीदेगी। इस नए निवेश के साथ अब रिलायंस रिटेल में हाल के दिनों में 7 कंपनियों का 8वां बड़ा निवेश है। अब रिलायंस रिटेल में अलग अलग कंपनियों ने 37,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इन कंपनियों ने रिलायंस रिटेल की कुल 9% हिस्सेदारी खरीद ली है। कोरोना संकट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में दुनिया भर से कंपनियों का निवेश का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल वेंचर में 1.2% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखिए उत्तराखंड की खबरें।